हाँ जी बच्चे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ये लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डोनेशन, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस इसमें से मोस्टली पूछ ही लेते हैं, ठीक है। सेपरेटली क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से, और आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी इसको पूछ लेते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना। अकाउंटिंग फॉर डोनेशन, देखो बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में एक बात समझाई थी कि अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से काम नहीं करती, तो फिर इनके पास पैसा कहाँ से आता है सर्वाइवल के लिए। भाई एक सोचने वाली बात है कि अगर ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब सर्वाइवल के लिए पैसा कहाँ से आता है, यानी कि इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन सोर्स ऑफ इनकम जनरली एक तो सब्सक्रिप्शंस को माना जाता है। सब्सक्रिप्शंस कह लो, या इसका एक और नाम होता है मेंबरशिप फ़ीस, या इसको हम मेंबरशिप फ़ीस भी कहते हैं, मेंबरशिप फ़ीस भी कह देते हैं, ठीक है जी। या फिर डोनेशंस, दान देने वाले लोग, डोनेशंस। तो ये लोग जनरली डोनेशंस के बेस पर ज़िंदा होते हैं। ये जो सर्वाइव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डोनेशंस एंड ग्रांट्स। अच्छा काम करेंगे, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, तो जब गवर्नमेंट हेल्प करती है तो उसको ग्रांट बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और डोनेशंस कोई भी दे सकता है। डोनेशन तो हिंदी में इसको चंदा बोलते हैं या इसको दान बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है बच्चे, इनकम। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दान में दूंगा तो एनपीओ के लिए क्या है, इनकम। तो अगर ये इनकम है तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। और ये बात हम लोगों ने की हुई है, क्वेश्चंस भी कर रखे हैं कि हमें अगर पैसा मिलता है डोनेशन का तो हम उस डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो अब ज़रा इसके आप दो पार्ट्स बनाएंगे। जो डोनेशन है वो दो तरीके का हो सकता है बच्चे। देयर आर टू टाइप ऑफ डोनेशन। एक आप लिखना कंडीशनल डोनेशन, कंडीशनल डोनेशन, या इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल डोनेशन, अनकंडीशनल डोनेशन, या इसका एक और नाम है जनरल डोनेशन। अनकंडीशनल डोनेशन या जनरल डोनेशन एक ही बात है, कंडीशनल डोनेशन और दूसरा अनकंडीशनल डोनेशन, ठीक है। तो क्या फ़र्क है दोनों में, तो बड़ा सिंपल है। नाम से ही आपको लग रहा है कि जिस बंदे ने पैसा दिया है, अगर उस बंदे ने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दिया है, अगर उसने कंडीशन अटैच कर दी कि जी मेरा पैसा इस काम में यूज़ होना चाहिए, तो वो बन जाता है कंडीशनल डोनेशन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कहूँ, देखो यार, बहुत सारी यूट्यूब पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी नाम लिया था कि मेरे को 2-3 लोग ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर जो सही लगते हैं थोड़ा सा, कि चलो हाँ यार ये लोग जेन्युइन वर्क करते हैं, जनरली ये लोग लोगों की हेल्प करते हैं, पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं, ठीक है। एक तो चैनल है हेल्प देम, आप कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर देखना एक आध वीडियो, हेल्प देम, ठीक है। और एक बंदा और है जो मेरे को थोड़ा सही लगता है, ब्राउन बॉय फिटनेस, ठीक है। ये दो चैनल है जिसके अंदर मतलब ये दिखाया गया है कि ये लोग जनरली लोगों की हेल्प करते हैं। पहले ये लोग कभी प्रैंक वीडियो बनाया करते थे, तो धीरे धीरे ये लोग जो है थोड़ा सा सोशल सर्विसेज में आ गए हैं, पब्लिक वेलफेयर का वर्क करने लग गए आजकल ये लोग, ठीक है। तो आप देखना बच्चे कभी वीडियो, तो आपको इसमें ये चीज़ नज़र आएगी कि ये लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी पैसा, मतलब काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं लोगों की हेल्प करने में, ठीक है। लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड कराते हैं ये लोग, है ना, कपड़े प्रोवाइड कराते हैं, सर्दियों में कंबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है,
ये 2 अलग अलग चैनल है, तो ये लोग वर्क करते हैं इन चीज़ों में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या मैं इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दूँ? ये मेरे लिए क्या है बच्चे? NPOs है ना, जो प्रॉफिट पर्पज़ से काम नहीं करते। आप कभी देखना, ये लोग कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये लोग लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, खैर चलो। तो मैं ये कहता हूँ कि इनके पास सर्वाइवल के लिए पैसा कहाँ से आता है? इतना पैसा इनके पास कहाँ से आता है कि ये लोग जो है सर्वाइव करते हैं मार्केट में, लोगों को हेल्प करते हैं? पैसा कहाँ से आता है? तो ये लोग पैसा कहाँ से रिसीव करते हैं बच्चे? डोनेशन से। लोग बाग इनको डोनेशन देते हैं। आप कभी देखना वीडियो, तो वीडियो के एंड में ना ये लोग ज़रूर बोलते हैं कि ये लोग कि भाई जो अपनी मर्ज़ी से डोनेट करना चाहता है कुछ पैसा ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें, तो आप डोनेट कर सकते हो। 10 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये, 2000, जितनी आपकी हैसियत हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उसी हिसाब से आप पैसा डोनेट कर सकते हो। और लास्ट के अंदर ये लोग अपनी बैंक डिटेल्स, पेटीएम नंबर वगैरह सब दे के जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है एंड ऑल दैट, IFSC कोड एंड जो भी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके जितने भी हो सकते हैं, वो सारी बातें ये लोग बताते हैं और साफ बोलते हैं भी जो जितना डोनेशन देना चाहता है वो दे सकता है। बात समझ आई यहाँ तक? तो इनके लिए वो डोनेशन क्या काम करती है बच्चे? तो इनके लिए वो डोनेशन इनकम का काम करती है, इनकम होती है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ, मान लो मैंने 500 रुपये डोनेट कर दिए, मैंने इनके पेटीएम पर 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो जो 500 रुपये इन्होंने रिसीव करे वो क्या है? अनकंडीशनल डोनेशन। क्यों? क्योंकि मैंने 500 रुपये दिए और मैंने कोई कंडीशन उस पर अटैच नहीं करी कि मेरा पैसा आप किस तरीके से यूज़ करोगे। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? अगर मैंने पैसा इनको दिया और मैंने कोई कंडीशन अटैच नहीं करी, तो वो कौन सा डोनेशन बनेगा बच्चे? अनकंडीशनल डोनेशन, या इसको हम जनरल डोनेशन के नाम से भी जानते हैं बच्चे। यानी कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस पैसे को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का चेक दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनको 10 लाख रुपीज़ का चेक दिया और मैंने उस पर ये कंडीशन अटैच कर दी कि मेरा ये 10 लाख रुपए आप जो है बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, आप उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए मैंने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया, या बच्चों को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो मेरा ये पैसा सिर्फ उसी काम में यूज़ होगा जिस काम के लिए मैंने पैसा दिया है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल डोनेशन। बात समझ आई यहाँ तक? मैंने क्या बोला? मैंने किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को पैसा दान दिया, इनको नहीं, ये तो एक मैंने वैसे नाम ले लिए। मान लो मैंने किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को पैसा 10 लाख रुपए डोनेट करा और मैंने इनसे कहा कि भाई आप लोग जो है एक एक्सरे की नई मशीन लेकर आना, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, तो अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की आप एक नई मशीन लेकर आना। ठीक है, तो ये लोग, मेरा चैरिटेबल हॉस्पिटल, मेरा पैसा फिर किसी और पर्पज़ से यूज़ नहीं करेंगे, वो लोग मेरा पैसा उसी पर्पज़ में यूज़ करेंगे जिस पर्पज़ के लिए मैंने पैसा दिया है। यानी कि अगर कोई कंडीशन अटैच है पैसे के साथ, जो भी डोनेशन मेरे को मिली है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पैसा मिला है, अगर उसके साथ कोई कंडीशन अटैच है तो वो क्या बन जाता है बच्चे? कंडीशनल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये हमारी इनकम नहीं है बच्चे, इसको हम इनकम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए लायबिलिटी का काम करेगा। ये तो इनकम है क्योंकि मैं उस पैसे को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, कोई कंडीशन अटैच थोड़ी ना है, या मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है कि मुझे ये पैसा किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसको मैं अपनी इनकम की तरह मतलब इसको मैं अपने इनकम की तरह ट्रीट करूँगा बच्चे। मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, है ना। इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। हम इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे बच्चे, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है या कंडीशनल डोनेशन है, ये क्या है मेरे लिए? इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी till it is ऐसे मैं बोलता हूँ, इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी ट्रीट करा जाएगा कब तक बच्चे? जब तक आप इस पैसे को खर्च नहीं कर देते, टिल इट इज़ स्पेंड ऑन स्पेसिफिक पर्पस। जिस पर्पज़ से आपको पैसा मिला है उस पर्पज़ पर जब तक आप पैसा खर्च नहीं करते तब तक वो मेरे लिए क्या बनेगा बच्चे? लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन हो गया ना। आप एक चीज़ सोच के देखो, मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ और मुझे कोई 10 लाख रुपए देता है और कहता जी ये ख़रीद लेना, आप ये बिल्डिंग ख़रीद लेना, इससे
समझ रहे हो मेरी बात? बिल्डिंग खरीद लेना, कोई मशीन खरीद लेना, कोई इक्विपमेंट खरीद लेना, या किसी भी पर्पज़ से पैसा मिलता है, पर्पस होना चाहिए उसके पीछे कि ये पैसा किस काम में यूज़ होना है, तो वो एक तरीके से मेरे लिए ऑब्लिगेशन हो गया ना। और अगर वो ऑब्लिगेशन है तो वो लायबिलिटी है, और अगर वो लायबिलिटी है तो मैं उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। कब तक दिखाऊंगा? जब तक मैं उस पैसे को खर्च नहीं कर देता। जिस पर्पज़ से मेरे को पैसा मिला, अगर वो पर्पज़ पूरा हो गया तो फिर लायबिलिटी कहाँ रही? समझ आ रही मेरी बात यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है बच्चे, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं आपको अनकंडीशनल की अकाउंटिंग बता देता हूँ, फिर हम कंडीशनल पे आ जाएंगे। अनकंडीशनल की तो आपको पता ही है, इसको हमें इनकम मानना है, और अगर इसको इनकम मानना है तो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। चलिए, तो फर्स्ट आप डालना अकाउंटिंग फॉर अनकंडीशनल डोनेशन, अकाउंटिंग फॉर अनकंडीशनल डोनेशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंट्री बताओ क्या पास करोगे? फर्स्ट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डोनेशन, जिस दिन आपको पैसा मिला उस दिन आप क्या एंट्री पास करोगे? आप उस दिन बोलोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना ये बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम कैश एंड बैंक अकाउंट की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूज़ करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट ये बच्चे ये टू डोनेशन, ठीक है बच्चे। और आपको पता है साल के एंड पे जब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, सिंपल। अच्छा एक बात और बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं बनाऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपको डेबिट साइड में यहाँ पर टू डोनेशन नज़र आएगा, हाँ या ना? और आप कभी देख लेना, आपने क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, तो उसमें आपने देखना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आपको डोनेशन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है, इसका मतलब ये है बच्चे कि ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है और उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको डोनेशन की फ़िक्र दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली एंट्री पास हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है? अब साल के एंड पे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देना है इसको, है ना जी। तो दूसरी एंट्री देखो आप क्या पास करोगे? हाँ जी, सेकेंड एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर हम इस डोनेशन के पैसे को डोनेशन अकाउंट डेबिट, बताओ इस डोनेशन के पैसे को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? इस डोनेशन के पैसे को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको बात समझ आई बच्चे, और ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस में। तो इसकी अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे तो आप यहाँ लिखोगे डोनेशन। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? इस तरीके से आपको काम करना होता है बच्चे। तो बड़ा सिंपल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठा के इसको कहाँ ले आएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम की तरह आपने ट्रीट करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ है बच्चे। अब बात करते हैं कंडीशनल डोनेशन पर, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कंडीशनल डोनेशन, कंडीशनल डोनेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चे? स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, कंडीशनल डोनेशन कह लो या स्पेसिफिक डोनेशन कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि जिस बंदे ने पैसा दिया है, भाई सीधी सी बात है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आया और जिसने भी ये पैसा दिया है उसने कंडीशन अटैच कर दी, तो वो क्या बन गया बच्चे? कंडीशनल डोनेशन, ठीक है।
कंडीशनल डोनेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो आपको वो पैसा खर्चे करने के लिए मिला होगा, डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस, और या फिर वो पैसा आपको एसेट्स के लिए मिला होगा, डोनेशन फॉर एसेट्स। या तो पैसा आपको एक्सपेंस करने के लिए मिला होगा, खर्चे करने के लिए, या फिर वो पैसा आपको एसेट्स खरीदने के लिए मिला होगा। अब जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मैंने किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को पैसा दान दिया, डोनेट करा, और मैंने ये बोला कि आप ये पैसा जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए आप यूज़ करोगे, तो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पैसा जो है कंडीशनल डोनेशन है, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, कंडीशनल डोनेशन कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उस पर कंडीशन लगा दी। अच्छा, वो पैसा उसको मैंने किस लिए दिया? एक्सपेंस करने के लिए दिया, खर्चे करने के लिए दिया, या कोई इक्विपमेंट या कोई एसेट खरीदने के लिए दिया? तो मैंने वो पैसा एसेट्स को ख़रीदने के लिए दिया है बच्चे, ठीक है ना। मैंने बोला मशीन ख़रीद लेना, कोई इक्विपमेंट ख़रीद लेना, कुछ भी ख़रीद लेना। हॉस्पिटल को मैंने दान दिया, हॉस्पिटल में कितने तरीके की मशीन्स होती हैं, तो आप मशीन्स को ख़रीदना, तो वो पैसा उनके लिए क्या बन गया? डोनेशन फॉर एसेट्स। समझ आई यहाँ तक बात? ये चीज़ होती है डोनेशन फॉर एक्सपेंस। खर्चे करने के लिए पैसा दे रहा हूँ मैं, जैसे मैं कहता हूँ मान लो मैंने किसी स्पोर्ट्स अकेडमी को पैसा दिया और मैंने कहा जी आप इस पैसे से ना टूर्नामेंट कराना। समझ आ रही मेरी बात? तो टूर्नामेंट कराने के लिए मैंने पैसा दे दिया, तो टूर्नामेंट कराना मतलब खर्चे करना, तो है ना। मैंने किसी स्कूल को डोनेशन दे दी और मैंने कहा कि बच्चों में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना, बच्चों में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करना। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो ये खर्चे करने के लिए मैंने बोला जी मैच कराना, मैचेस कराने के लिए पैसा दे दिया, किसी फ़ुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे दिया कि जी फ़ुटबॉल मैच कराना। आप किसी भी तरीके से खर्चे करने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? डोनेशन फॉर एक्सपेंस। ठीक है, तो ये दो तरीके की डोनेशंस हो सकती हैं, एक तो खर्चे करने के लिए और दूसरा एसेट्स को परचेज़ करने के लिए। बात समझ आई यहाँ तक? इस तरीके से हम लोगों को काम करना है बच्चे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सपेंस वाला बताता हूँ, बाद में बात करेंगे कि अगर डोनेशन एसेट्स के लिए मिलता है तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस। डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलूं तो किस चीज़ के लिए हो सकता है? फॉर टूर्नामेंट, है ना, फॉर मैच कराने के लिए हो सकता है ना बच्चे, फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर स्कॉलरशिप एट्सेट्रा। सीधी सी बात है, खर्चे करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब देखो ज़रा, जिस दिन आपको पैसा मिलेगा यानी कि ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन आपको पैसा मिला ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डोनेशन, तो उस दिन मैं क्या एंट्री पास करूँगा बच्चे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट या कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, वो तो एक ही बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर, खाली डोनेशन नहीं होगा ना। अगर खाली डोनेशन लिखा हुआ है तो फिर तो वो जनरल डोनेशन है। डोनेशन किस चीज़ के लिए मिला है? तो कंडीशन अटैच होगी ना कि खर्चे करने के लिए मिला है, तो डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है। वो तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हो सकता है, डोनेशन फॉर मैच हो सकता है, डोनेशन फॉर प्राइजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो तो। बात समझ आई बच्चे यहाँ तक? इस तरीके से, ठीक है। जिस दिन आपको पैसा मिला, और अगर आपको ये है तो मैं क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना, जब हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या आपको जो ऑलरेडी बना के दे रखा होगा, अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दे रखा है तो बच्चे डेबिट साइड में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस। बात समझ आई यहाँ तक? इस तरीके से।
और यही जो बैलेंस है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ, ये जो मेरा बैलेंस है, ये जो पैसा मिला है, बताओ ये क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जब मैं पैसा खर्च नहीं करूँगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा अभी बाद में। पहले बताओ, इतनी तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि जिस दिन पैसा मिला उस दिन मैंने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चे यहाँ तक। और इसके बाद एक एंट्री और पास होती है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी एंट्री हम पास करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री है मेरी, जिस दिन पैसा मिला। और एक और एंट्री पास होगी, डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस फंड, एक्सपेंसेस फंड। ठीक है, यानी कि अगर टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा मिला है तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, है ना, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। ठीक है जी, अभी मैं बताता हूँ इसको आगे और, बस ये वर्ड समझ लेना। एक्सपेंस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिस चीज़ के लिए आपको पैसा मिला होगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया हो बच्चे, यहाँ तक तो लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। ना इसके बाद ऑन द डेट ऑफ ऑन द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिस दिन मैंने पैसा खर्च करा उस दिन क्या एंट्री पास करेंगे? तो पहली एंट्री हम पास करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना जी, यहाँ कैश एंड बैंक अकाउंट एक ही बात है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री पास करेंगे एक्सपेंसेस फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ होगी। ठीक है, लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो एंट्री हुई है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ लिखा होगा एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, लिख लो पहले आप, फिर मैं समझाता हूँ ये। चलो, हो सकता लिख लिया होगा बच्चा आपने अभी तक तो। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो ये साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018, तो साल का एंड कब है? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। ठीक है जी, मान लो मैं ये कहता हूँ कि पैसा मेरे को रिसीव हुआ यहाँ कहीं 1 जुलाई 2018 को मेरे को पैसा मिला। तो जिस दिन मेरे को पैसा मिला उस दिन मैंने एंट्री पास करी होगी। बताओ उस दिन मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? उस दिन मैंने बोला होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। मैं लिख देता हूँ बच्चे, मैंने उस दिन बोला होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, है ना जी। मान लो टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा मिला तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ऑब्वियसली कैश इन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, ये चीज़ लिखते हैं ना। इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में यहाँ पर
नज़र आएगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ठीक है जी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मान लेते हैं 5 लाख रुपए मेरे को मिले, 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आ गया, सिंपल, हाँ या ना। ठीक है बच्चे, अब मेरे को एक बात बताओ, हेलो, अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या ये पैसा सेम डे पे खर्च हो जाएगा? अगर आपको 5 लाख रुपए मिले हैं, डोनेशन मिला है टूर्नामेंट कराने के लिए, तो क्या आपको ये पैसा सेम डे पे खर्च करना होता है? नहीं बच्चे, एक टाइम पीरियड होता है कि आपको ये पैसा कितने टाइम में खर्च होना है। अब 5 लाख रुपए मिले हैं टूर्नामेंट कराने के लिए, कोई तो छोटा मोटा टूर्नामेंट तो होगा नहीं, है ना। तो हो सकता है कि जिस दिन पैसा मिला उस दिन आपको ये पैसा खर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो जिस दिन पैसा मिला अगर आपने उस दिन पैसा खर्च नहीं करा, तो मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उस दिन, हाँ या ना? जिस दिन आपको पैसा मिला अगर आपने सेम डे पे पैसा खर्च नहीं करा, तो उस दिन के बाद से आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को ये पैसा खर्च करना है। आज नहीं करना, बाद में करना है। मान लो मैं यहाँ कहता हूँ 1 जनवरी 2019 को पैसा खर्च करना है, नए साल वाले दिन, तो मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा कि नहीं? अरे भाई सीधी सी बात है, जब तक ये पैसा मैं खर्च नहीं कर देता तब तक वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, हाँ या ना? और वो तब तक लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, मतलब समझ रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम है ना बच्चे। तो एक तरफ बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो दूसरी तरफ वो लायबिलिटी रहेगा। कब तक लायबिलिटी बना रहेगा? इस पीरियड तक। और जिस दिन वो पैसा खर्च हो गया वो लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इतनी सी बात बताओ, जिस दिन मेरे को पैसा मिला उस दिन मैंने बोला जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट या कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, कौन सी डेट को एंट्री पास हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो पता है इसी दिन में एक एंट्री और पास करूँगा, ये जो 5 लाख रुपए है ना, इसको मैं लायबिलिटी बना लूँगा अपनी। कैसे बनाऊँगा लायबिलिटी? मैं इसकी जगह पर एक नया अकाउंट ओपन करूँगा जिसका नाम होगा टूर्नामेंट फ़ंड, मतलब एक मैं फ़ंड क्रिएट कर लूँगा और वो फ़ंड इस बात का इंडिकेशन होगा कि वो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। वो फ़ंड कब तक रहेगा? वो फ़ंड तब तक रहेगा जब तक मैं पैसा खर्च नहीं कर देता। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं क्या करूँगा, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को हटा के डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को हटा के हाँ जी, तो मैं यहाँ लिखूँगा टूर्नामेंट फ़ंड। टूर्नामेंट फ़ंड, एक फ़ंड मैंने क्रिएट कर लिया, कितना बच्चे? 5 लाख रुपए। ठीक है ना। आप ये देखो ना, एक तरीके से ये डोनेशन फॉर टूर्नामेंट डेबिट, ये डोनेशन फॉर टूर्नामेंट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? तो एक तरफ आपके कैश में मतलब बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है और एक तरफ आपके ऊपर ये लायबिलिटी भी है ना। हर एक ट्रांजैक्शन के डबल एंट्री सिस्टम होता है ना बच्चे, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 आस्पेक्ट, तो वो चीज़ है। तो एक तरफ आपके लिए लायबिलिटी है और एक तरफ आपके बैंक में पैसा पड़ा है। लेकिन ये कब तक है बच्चे? ये यहाँ तक है, 1 जनवरी 2019 तक। और जिस दिन आपने ये पैसा खर्च कर दिया तो उस दिन बताओ क्या एंट्री पास करोगे? आप बोलोगे इस दिन हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम बोलेंगे जी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5 लाख एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश एंड बैंक अकाउंट, एक ही बात है, 5 लाख। ठीक, हाँ या ना? सिंपल। और आप मुझे बताओ इस खर्चे को मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा? क्या ये खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे? नहीं बच्चे, इसको आपने गलती से भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई इसको खर्च करने के लिए मेरे को अलग से पैसा मिला हुआ है, मैं अपने पैसे थोड़ी ना खर्च करूँगा। 5 लाख रुपए मेरे को मिले हैं, 5 लाख मैंने खर्च कर दिए, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ से चले गए? समझ रहे हो? तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो ये लायबिलिटी क्रिएट करी थी ना मैंने टूर्नामेंट फ़ंड की, इसी लायबिलिटी को मैं कम कर दूँगा। तो मैं दूसरी एंट्री पास करूँगा टूर्नामेंट फ़ंड अकाउंट डेबिट, एक तरफ से मेरी लायबिलिटी कम हो गई, और टूर्नामेंट एक्सपेंस 5 लाख 5 लाख। सिंपल। मैं इसको और सिंपल करता हूँ, मैं इसको बैलेंस शीट के थ्रू समझाता हूँ आपको।
देखो जी, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, पैसा आपको कौन सी डेट को मिला, 1 जुलाई 2018 को। पैसा खर्च कब कर दिया आपने, 1 जनवरी को। तो बैलेंस शीट तक तो ये पहुँचा ही नहीं, हाँ या ना। बैलेंस शीट में पहुँचने से पहले ये पैसा खर्च हो गया, तो बैलेंस शीट तक तो जाएगा ही नहीं है। लेकिन चलो मैं फिर भी आपको बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, तो आपको बात ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगी। मुझे बताओ, जिस दिन आपको पैसा मिला तो उस दिन आपने क्या बोला जी, मेरे बैंक में पैसा आ गया, कैश एंड बैंक, कितना, 5 लाख। और दूसरी तरफ आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई टूर्नामेंट फंड के नाम से 5 लाख, हाँ या ना। बात समझ आई मेरी। और जिस दिन आप पैसा खर्च करोगे तो उस दिन आप यहीं से माइनस कर दोगे, एक तरफ से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो एक तरफ से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल। वही एंट्री मैंने पास करी है। एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, सिंपल। तो यही तो मैंने एंट्री करी है। आप ये देखो ना, नेट एंट्री अगर मैं आपकी बनाऊँ तो टूर्नामेंट एक्सपेंस ये हट गया, तो नेट एंट्री क्या बन रही है, टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रिसिप्टेंट पेमेंट, मतलब कैश एंड बैंक। तो एक तरफ से लायबिलिटी कम हो गई तो एक तरफ से आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, सिंपल। ये एंट्री करनी है आपने और यही एंट्री मैंने आपको लिखवाई है। समझ आई बच्चे यहाँ तक? तो इसको आप ट्रीट कैसे करोगे बच्चे, हम इसको बैलेंस शीट के थ्रू लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। बात समझ आई यहाँ तक? ये चीज़ होती है। आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। अगर पैसा शुरू में ही खर्च हो गया तो बैलेंस शीट तक तो पहुँचेगा ही नहीं ना, बैलेंस शीट से पहले ही पैसा खर्च हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरे को 1 जनवरी को पैसा मिले, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मेरे को पैसा मिला 1 जनवरी को, लेकिन मुझे पैसा खर्च करना है आज से 6 महीने बाद, तो 6 महीने तो फिर नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, हाँ या ना। और बीच में क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट डेट। तो फिर बैलेंस शीट डेट को मैं उसको एज ए लायबिलिटी की तरह शो करूँगा बैलेंस शीट के अंदर, इस तरीके से, टूर्नामेंट फंड के नाम से। समझ आई यहाँ तक बात? ये चीज़ होती है बच्चे। तो आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से, ठीक है, नो इश्यूज़ एट ऑल। तो हम इसको फ़ंड क्रिएट करके चलेंगे। जिस दिन पैसा मिला, अगर सेम डे पे पैसा खर्च नहीं हुआ तो हम उसको फ़ंड बना के चलेंगे, फ़ंड क्रिएट करके चलेंगे, जो कि इस बात का इंडिकेशन होगा कि जी हमें अभी पैसा खर्च करना है आगे, ठीक है। और जब तक वो पैसा खर्च नहीं होगा तब तक वो टूर्नामेंट फ़ंड आपको नज़र आता रहेगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। आई होप आपको समझ आई हो। हाँ, अगर पैसा बैलेंस शीट डेट से पहले ही खर्च हो गया फिर तो बात ही ख़त्म होगी, फिर तो वो बैलेंस शीट तक पहुँचेगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है जी। ये चीज़ होती है बच्चे। तो चलो आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक आप। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है क्वेश्चन कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आपको टूर्नामेंट फंड है, फंड मतलब ऑलरेडी एंट्रीज पास करी हुई हैं, तो बस ट्रीट दिखाना है आपने, कहाँ दिखाओगे। टूर्नामेंट फ़ंड कितना है बच्चे, 80,000, और खर्च कितना करा है आपने, 14,000। तो बाकी का जो पैसा आपने खर्च नहीं करा वो कहाँ जाएगा फिर। आप एक बात सोचो, 80,000 रुपये आपको मिले, 14,000 आपने खर्च कर दिए, तो 66,000 रुपीज़ अभी भी जो है टूर्नामेंट के नाम से आपके पास रखे हुए हैं। तो उस 66,000 को मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, लायबिलिटी साइड में, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा खर्च नहीं होगा तब तक वो आपके ऊपर क्या है बच्चे, लायबिलिटी, सिंपल है ना बच्चे। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंस शीट में दिखाएंगे बस, एनेक्स टैग, क्योंकि स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी है आपके ऊपर। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा टूर्नामेंट फंड, बताओ कितना, 66,000, ठीक है ना। 80,000 ऑलरेडी किस में आ रखा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, समझ रहे हो। 14,000 भी किस में आ रखा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। भाई पैसा मिला है आपको 80,000 रुपये, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 80,000, और आपने खर्च कितना करा है 14,000, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड आएगा 14,000, हाँ या ना, ठीक है ना बच्चे। तो बाकी जो बच गया 66,000 वो बैलेंस शीट में आ जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक है। तो आप इसको इस तरीके से ट्रीट करना। टूर्नामेंट फ़ंड आपको कितना मिला बच्चे, 80,000,
इसमें से माइनस करके दिखाना आप टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नज़र आएगी। 66,000। आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक बच्चे। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप चलोगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर आप देखना 10, क्वेश्चन नंबर 10 का केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का केस नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का केस नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमें केस नंबर 1 देखना है बस। प्राइस फंड मेरे को दिया हुआ है 50,000 रुपये, क्रेडिट में दिया हुआ है, तो मतलब ये लायबिलिटी है। एंट्रीज ऑलरेडी पास हो चुकी है। एंट्री क्या आई होगी, कैश अकाउंट डेबिट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू प्राइस डोनेशन फॉर प्राइजेस, और दूसरी एंट्री हमने पास करी होगी डोनेशन फॉर प्राइजेस अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड। ठीक है ना बच्चे, तो वो एंट्री तो ऑलरेडी पास हो चुकी है, तभी तो ये क्रेडिट में नज़र आ रहा है 50। कहता है हमने इसमें से कितने पैसे खर्च कर दिए, प्राइज़ अवॉर्डेड, कितने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 12,000 रुपये। तो इसका मतलब 38,000 रुपये अभी भी बचा हुआ है ना, तो वो कहाँ पे नज़र आएगा, बैलेंस शीट के अंदर, सिंपल। अच्छा, फिर कह रहा है मैच एक्सपेंसेस 15,000, कुछ मैच कराए होंगे आपने, तो 15,000 रुपये खर्च कर दिए। तो मुझे बताओ मैच कराने के लिए क्या कोई पैसा मिला था आपको, नहीं, तो आपने अपने पैसे खर्च करे होंगे। तो फिर इसको कहाँ दिखाऊंगा मैं, इसको मैं दिखाऊंगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है ना, सिंपल है। तो केस नंबर 1, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ दिखाऊंगा मैं मैच एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि बच्चे इसको कराने के लिए, मैचेस कराने के लिए कोई अलग से डोनेशन का पैसा तो आपको मिला नहीं है ना, तो हमें अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्राइजेस की, तो जितना खर्च कर दिया वो गया, बाकी जो बच गया वो किस में आ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। 50,000 रुपये आपको मिला था, जिसमें से आपने 12,000 खर्च कर दिया, प्राइजेस अवॉर्डेड। प्रेजेंटेशन आप इसी तरीके से करके दिखाना बच्चे। डायरेक्ट अमाउंट बाहर मत लिखना कि आप डायरेक्टली 38,000 लिख दो, आप इनर कॉलम में पहले उसको प्लस माइनस करके फिर दिखाना। आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है स्टेट हाउ विल बी द प्राइस अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 शोन while preparing the final accounts of a club for the year ending 31 मार्च 2020। तो आप मुझे बताओ, ये जो प्राइज़ हमने अवार्ड करे 5,000 के, तो क्या इसको करने के लिए कोई फ़ंड मिला है आपको, कोई पैसा मिला है, अलग से कोई डोनेशन मिली है, नहीं मिली। तो इसको हम किस में दिखाएंगे बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। चलो एक बात मुझे बताओ, मान लो हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, और साल का एंड कब है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 क्लोजिंग ईयर है, मतलब साल एंड हो जाता है। मान लो मेरे को 1 जुलाई 2018 को पैसा मिला, दिस इज़ द डोनेशन रिसीव्ड, और ये बोला गया कि आपको ये पैसा खर्च करना है। ठीक है, लेकिन ये पैसा आपने कब खर्च करना है बच्चे, ये पैसा आपको खर्च करना है आज से 10 महीने बाद। कब, 10 महीने बाद, या चलो मैं ऐसा कहता हूँ, मान लो 6 महीने बाद पैसा खर्च करना है। तो कोई भी डेट अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूँ मैं, मान लो 1 जनवरी ही मान लेते हैं 2019, इस दिन पैसा मुझे खर्च करना है। तो मुझे बताओ 6 महीने तक, ये जो भी टाइम कितना पीरियड आ रहा है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो रहे हैं बच्चे, 6 मंथ्स। तो मुझे बताओ 6 महीने तक क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं, मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। भाई मेरे को पैसा आज मिला, लेकिन खर्च मेरे को करना है मान लो 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक वो पैसा मैं किसी स्टॉक मार्केट में लगा दूँ या कहीं भी पैसा लगा दूँ। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, ये काम करना अलाउ नहीं होता।
हम डोनेशन का पैसा कभी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते, ना किसी शेयर्स में ना कहीं और, ठीक है। आप हाँ एफडी करा सकते हो 6 महीने के लिए, है ना। आप जो है बैंक के कुछ भी ट्रेजरी बिल में पैसा लगा सकते हो, या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगा दो जहाँ से पैसा रिलाइज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? तो फिर तो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदा उठा सकती है, बिल्कुल इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, वो इंटरेस्ट का पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में यूज़ कर सकती है। तो बच्चे ये चीज़ अलाउ नहीं होती। अगर आप स्पेसिफिक डोनेशन का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो जो इनकम वहाँ से अराइज़ होगी ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप स्पेसिफिक डोनेशन का पैसा, प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर आप स्पेसिफिक डोनेशन का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम आती है, तो वो इनकम का पैसा भी हम लोग उसी काम में यूज़ करेंगे जिस काम के लिए आपको पैसा मिला था। जैसे मान लो टूर्नामेंट कराने के लिए आपको पैसा मिला, तो 6 महीने तक वो पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट करा, हाँ या ना, तो वहाँ से जो ब्याज मिला, वहाँ से जो इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट का पैसा भी मैं टूर्नामेंट कराने के लिए यूज़ करूँगा। समझ आई नहीं आई मेरी बात यहाँ तक? वो पैसा भी मैं टूर्नामेंट कराने के लिए यूज़ करूँगा। आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। स्पेसिफिक डोनेशन से रिलेटेड अगर कोई पैसा आया है या कोई पैसा गया है, तो वो उसी फंड के अंदर ही आपने प्लस माइनस करके चलना है। पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से ब्याज मिला, तो वो भी आपके ऊपर लायबिलिटी है, आप उसको इनकम नहीं मान सकते, वो भी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा, हम उसको अपने काम में यूज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ होती है बच्चे। तो सीधी सी बात है कि इफ़ एनी अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड आउट ऑफ, हाँ जी, आउट ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन, देन एनी इनकम अराइजेज फ्रॉम दैट, देन दैट विल बी यूज्ड इन दैट स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है बच्चे, मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको नोट की फॉर्म में। नोट लिखो, इफ एनी अमाउंट इज इन्वेस्टेड, if any amount is invested out of specific, if any amount is invested out of specific donation, ठीक है, if any amount is invested out of specific donation, comma, then any income arising, then any income arising from that investment, then any income arising from that investment will be added to specific fund। ठीक है बच्चे, तो उसको हम उस स्पेसिफिक फ़ंड के अंदर ही ऐड करके चलेंगे। कोई भी पैसा अगर आपको स्पेसिफिक डोनेशन, ये स्पेसिफिक जिस काम के लिए आपको पैसा मिला है, उसी में आपने ऐड करके चलना है बच्चे, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, इसका केस नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 का केस नंबर 2, ये देखो ये लिखा हुआ है, मैच फंड 1 लाख रुपए, सॉरी। तो इसको मैं कहाँ दिखाऊंगा बच्चे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में फंड है ना, लायबिलिटी है आपके लिए 1 लाख रुपए। अच्छा, इसमें से आपने कितना पैसा खर्च कर दिया? 35, तो माइनस कर दूंगा इसमें से। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, अच्छा इसमें से पैसा निकाल कर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो एसेट्स हो गई फिर तो मेरी। अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो जब तक वो पैसा इन्वेस्टेड है तब तक वो एसेट्स है ना। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना बच्चे? 3000, ठीक है। तो देखो, अच्छा इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, मैं आपको इसकी एंट्री भी लिखवा देता हूँ पहले। ये जो है ना, ये इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम? एंट्री पास करेंगे बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। भाई जब भी आपको ब्याज मिलेगा
तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा ना, या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, नॉट टूर्नामेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इस इनकम को इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट या एक्सपेंस फंड, जिस भी फंड के लिए आपको पैसा मिला है उसी फंड में हम ऐड कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ेगी ना फिर आपकी, तो बढ़ेगी तो मैं किस में दिखा दूंगा, क्या करूँगा, क्रेडिट ही करूँगा फिर, सिंपल। आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात। तो जो भी स्पेसिफिक फ़ंड का पैसा मिलता है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलता है, तो वो पैसा भी आप फंड में ही ऐड कर दोगे, उसको भी हम उसी स्पेसिफिक पर्पस में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10, केस नंबर 2। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले बच्चे आपको मैच फंड दिया हुआ है, तो मैच फंड आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपये। इनर कॉलम में दिखाना आप पहले, फिर मैच एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे इसमें से हम, मैच एक्सपेंसेस 35,000। ठीक है बच्चे। फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये है 60,000। एसेट्स है ना वो तो। अच्छा, उसके बाद है बच्चे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो तो इसी में ऐड करोगे आप, इसी फंड में ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और ये है आपके पास 3,000 रुपये। ठीक है ना। तो बाकी जो बच गया वो बैलेंस शीट में नज़र आ जाएगा। कितना हो गया ये, 1 लाख माइनस 35,000 प्लस 3,000, 68,000। आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक बच्चे। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्राइज़ अवॉर्डेड, एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, दैट इज़ प्राइज़ अवॉर्डेड, ये रहा 19,000। तो आप मुझे बताओ क्या प्राइज़ अवॉर्ड करने के लिए कोई पैसा मिला है आपको? नहीं मिला, तो फिर मुझे अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगर मुझे अपना पैसा खर्च करना है तो उसको मैं किस में दिखाऊंगा बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्राइस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000। तो आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक बात। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ये केस नंबर 2 है। सो आई होप आपको समझ आई हो। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ पूछिए ना बच्चे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये रहा, टूर्नामेंट फ़ंड आपको मिला है 50,000 रुपये, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 15,000 रुपये, माइनस कर देंगे रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। तो ये जो पैसा आया है 20,000, ये भी बच्चे इसी फंड में ऐड कर देना। ठीक है ना। टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी पैसा होगा उसी में प्लस माइनस करना है आपने। तो बैलेंस शीट $50,000, इसी में से माइनस करेंगे हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस,
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, ठीक है, ये माइनस कर दिया और इसी में प्लस कर देंगे रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स 20,000। तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट? 50,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000, ये आ जाएगा 55,000। सिंपल। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 8, 9, 10 चारों हो गए। और देखता हूँ मैं कोई क्वेश्चन हो आपके पास। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। चलो 11 से पहले चलो 11 ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा, लिखा है हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आइस्को क्लब। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? तो टूर्नामेंट फ़ंड कितना है बच्चे? 1.5 लाख, हाँ या ना? टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट भी कितनी है? 1.5 लाख। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि जितना भी पैसा मिला था सारा इन्वेस्ट कर दिया। सुना मैंने क्या बोला? मेरे को टूर्नामेंट कराने के लिए कितना पैसा मिला था? 1.5 लाख, और वो सारा का सारा 1.5 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बैलेंस शीट के थ्रू समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको पैसा मिला तो आपने कहा कि जी पैसा आ गया, है ना? तो मैं बोलूँगा जी टूर्नामेंट फ़ंड, टूर्नामेंट का पैसा आ गया, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, है ना जी, 1.5 लाख रुपये है। तो एक तरफ आपका बैंक बैलेंस पैसा आ गया, हाँ या ना? डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा आ गया एक तो आपके 1.5 लाख रुपए, और एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, हाँ या ना? फिर आप बोलोगे जी टूर्नामेंट फ़ंड, टूर्नामेंट फ़ंड, एक तरफ आपकी 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी भी बढ़ गई, मैच करेगी बैलेंस शीट। मैंने ये बोलता हूँ, अगर मैं ये सारा पैसा निकाल कर इन्वेस्ट कर दूँ तो ये पैसा यहाँ से निकलेगा और किस में आ जाएगा बच्चे? टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं बच्चे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 1.5 लाख रुपए निकलेंगे और वो किस नाम से रिकॉर्ड हो जाएंगे? टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। समझ आई? एंट्री पता है क्या पास होगी? एंट्री पास होगी टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ आई यहाँ तक? ये चीज़ हो जाएगी सिंपल, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूं मैं, जितना पैसा मेरे को मिला है? नहीं। मान लो मैंने इसमें से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 1 लाख रुपए किस में चला जाएंगे? टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट में, और बाकी के जो 50,000 बच गए वो किस में रह जाएंगे? बैंक अकाउंट के अंदर ही। समझ आए? जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे वो यहाँ से निकाल देंगे, बाकी पैसा इसी में रह जाएगा। सिंपल। ठीक है, खैर चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो आप, तो टूर्नामेंट फ़ंड 1.5 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, ठीक है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट कितनी बच्चे इनकम आई है? 18,000, तो इसी फंड में ऐड कर देंगे, और खर्चे कितने हुए? 12,000 रुपये माइनस कर देंगे। आगे पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि 6,000 रुपये का इंटरेस्ट अभी भी आपको एक्रूड है। एक्रूड मतलब अभी मिला नहीं है। इनकम कितनी पहले आप मुझे बताओगे? इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपये। इनकम 18,000 है, लेकिन कहता है 6,000 रुपये अभी भी क्या है? एक्रूड। तो इसका मतलब 18,000 में से 6,000 अगर अभी भी एक्रूड है तो आपने कितना पैसा रिसीव कर लिया? तो बच्चे आप 12,000 रुपये रिसीव कर चुके हो। पता है आपको ये बात? भाई सीधी सी बात है, इनकम कितनी है टूर्नामेंट फ़ंड से? इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम है? 18,000।
क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6000, इसका मतलब 6000 रुपये का इंटरेस्ट अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब आपको कितना पैसा रिसीव हो चुका है, 12000 रुपये आप रिसीव कर चुके हो। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो बाकी के जो 6000 रुपये अभी तक आपने रिसीव नहीं करे, तो ये मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा लायबिलिटी एसेट साइड में। ये बात पता है ना आपको कि कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारी एसेट्स बनती है। किसी भी इनकम का पैसा अगर आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो वो मेरे लिए एसेट्स का काम करता है, तो मैं उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाऊंगा 6000 रुपये। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मान लो मैंने बैलेंस शीट बनाई, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना, 1.5 लाख, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना बच्चे, 1.5 लाख। सिंपल। इनकम कितनी है बच्चे, 18,000, लेकिन उसमें से 6,000 रुपये तो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो रिसीव कितनी हुई है, 12। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम कितनी ऐड करूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये ऐड करूँ या पूरे 18? बच्चे पूरे 18, जितनी इनकम बनती है पूरा। हाँ, इसमें से आपके 6,000 रुपये रिसीव नहीं हुए तो वो आपके लिए एसेट है, आप उसको एसेट साइड में दिखाओ। यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक्सपेंस कितना हो गया वो माइनस कर देंगे हम यहाँ से। वो हम माइनस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है, 12,000, वो लेस कर देंगे। तो कितना बच गया, आप देख लो आप टोटल, $156, 1,56,000 रुपये। सो आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक बात। 1,56,000 इस तरीके से हम ट्रीट करके चलेंगे बच्चे। तो आपको इनकम का पैसा कितना मिला है वो चीज़ नहीं, जितनी बनती है उतनी इनकम आप इसमें ऐड करो, और जो नहीं मिला वो आपके लिए एसेट्स है, वो आप उसको एसेट साइड में दिखाओ। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, ये कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट्स का काम करती है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं दिखा देता हूँ बच्चे आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। तो प्राइस फंड दिया हुआ है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019। जिस दिन पैसा मिला सेम डे पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। जिस दिन आपको पैसा मिला सेम डे पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। फिर कहता है डोनेशन का पैसा और पैसा मिला है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। प्राइजेस अवॉर्डेड खर्च कर दिए और इस पर इंटरेस्ट मिला है, तो सारा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा ये। बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट का हम एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्राइस फंड का जो अमाउंट दिया हुआ है बच्चे वो दिया हुआ है इसके अंदर आपको 1 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है, 1 लाख, और 1 लाख रुपए ही आपने इन्वेस्ट भी कर दिए। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे ये भी कितनी है, 1 लाख। तो जितना पैसा मिला सारा इन्वेस्ट कर दिया मैंने। इसके बाद बच्चे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर
प्राइजेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपये, 15,000 का डोनेशन और मिला है साल के बीच में, ठीक है। डोनेशन फॉर प्राइज इसी में ऐड करोगे आप, ठीक है जी। डोनेशन कितना रिसीव हुआ है? 15,000। फिर क्वेश्चन क्या रहा है बच्चे? प्राइस अवॉर्डेड, खर्चा कर दिया आपने तो यहीं से माइनस करोगे। प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड है 17,500, माइनस कर दिया। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इस पे इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो इसी में ऐड करोगे आप। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट यह है 4,500, ठीक है। देख लो आप कितना आ रहा है टोटल, 1 लाख प्लस 15,000 माइनस 17,500 प्लस 4,500, तो ये आ रहा है बच्चे 1,02,000, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ट्रीट करके चलना है बच्चे। सो आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक बात। सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वेल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्लब। मैच फंड आपको दिया हुआ है बच्चे 80,000 का, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000 की, ठीक है। मतलब सारा पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं करा। फिर आगे लिखा हुआ है मैच फंड बैंक बैलेंस है मेरे पास 3,500, ठीक है। तो ये बैंक बैलेंस है तो एसेट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2,880 रुपये का इंटरेस्ट मिला है और एक्सपेंस है 5,500 रुपये की। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चे। बैलेंस शीट, एंड एक्सट्रैक्ट, मैच फंड ये है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर आएगी, एसेट्स है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट बच्चे ये है मेरी 72,000 मैच फंड इन्वेस्टमेंट। फिर है उसके बाद मैच फंड बैंक बैलेंस, तो मैं यहीं दिखाऊंगा। मैच फंड बैंक बैलेंस तो ये कितना आ जाएगा 3,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट तो इसी में ऐड करोगे आप। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ये कितना है बच्चे? ये आपको दिया हुआ है 3,500, नहीं सॉरी, ये आपको दिया हुआ है 2,880, ठीक है। और मैच एक्सपेंसेस इसी में से माइनस करोगे आप। मैच एक्सपेंसेस ये आपको दिया हुआ है 5,500 रुपये, है ना जी, ये लेस हो जाएगा। बाकी बैलेंस देख लो कितना बच गया। तो ये 80,000 प्लस 2,880 माइनस 5,500, ये आपका आ जाएगा 77,380, 77,380। आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है। ये टोटल करके मत दिखाना बच्चे, किसी भी क्वेश्चन में ये टोटल करके नहीं दिखाना। ये जो छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, टोटलिंग हमेशा बड़े क्वेश्चन में करनी है आपने। एक और क्वेश्चन करते हैं 14, ठीक है, फिर इस आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर
14 है, इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड, है ना, इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब। तो दिखा देते हैं। मैच एक्सपेंसेस क्या लिखा है बच्चे, पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना खर्चा करा है मैच के ऊपर, वो आपको बता रहा है 1,02,000 रुपये खर्च करें। मैच फंड एज ऑन 31 मार्च 2019, आपके पास फ़ंड कितने का पड़ा हुआ है, मैच फ़ंड 24,000 रुपये का। डोनेशन मिली है आपको कितने की, 40,000 रुपये की। और प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, इसको सेल करके 15,000 रुपये आ गए, ये 15,000 आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, देखो किस तरीके से दिखाएंगे। अब ये देखो मैच फ़ंड, अब क्वेश्चन देखना, मैच फ़ंड आपको इसमें दिया हुआ है 24,000। ठीक है बच्चे, प्लस डोनेशन का पैसा मिला है, ये आपको मिला है बच्चे 40,000, तो इसका मतलब 64,000 हो गए। हाँ या ना, 24,000 मेरे पास पहले से पड़ा है, 40,000 रुपये की डोनेशन इस साल और आ गई, तो 64,000 रुपीज़ हो गए मैच कराने के लिए। अच्छा, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट, ये आपको दिया हुआ है बच्चे सेल ऑफ मैच टिकट 15,000 रुपये। तो आप मुझे एक बात बताओ, 24,000 मेरे पास पहले से पड़ा था, 40,000 रुपये डोनेशन और आ गए, यानी कि 64,000 हो गया, और 15,000 रुपये मैच टिकट को और बेच के आ गए, तो 64 और 5 9 79,000 रुपीज़ हो गए। हाँ या ना, टोटल मेरे पास 79,000 रुपीज़ है मैच कराने के लिए। लेकिन मैंने खर्चा कितना कर दिया, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो 1,02,000 रुपये आपने खर्च कर दिए। ये देखो आप, ये लिखा हुआ है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा 1,02,000 रुपये। बताओ पैसा आपने ज़्यादा खर्च करा कि नहीं करा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, आपके पास 79,000 रुपीज़ ही पड़े हैं स्पेसिफिक जो मिला था आपको, लेकिन आपने खर्च कर दिया उससे ज़्यादा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे ना, उसके अंदर क्या था कि खर्चे आपके कम थे, डोनेशन का पैसा ज़्यादा था। लेकिन अब की बार क्या है, डोनेशन का पैसा कम है और खर्चे ज़्यादा हो गए। तो अगर खर्चे ज़्यादा हो गए तो बाकी का जो एक्सेस अमाउंट है वो पैसा तो मैं अपनी पॉकेट से खर्च करूँगा ना, फिर उसको मैं दिखाऊँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आई मेरी बात यहाँ तक। उसको किस में दिखाऊँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगा मैच एक्सपेंसेस, कितना माइनस करूँगा, 79,000। जितना है उतना तो यहाँ से माइनस कर दो, ये नील हो जाएगा बाहर। और बाकी का पैसा मैं किस में दिखाऊँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि बाकी तो मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे फिर। हाँ या ना, तो मैं इसमें दिखाऊँगा मैच एक्सपेंसेस। भाई 79,000 तो वो खर्च हो जाएंगे जो मेरे को मिले थे, है ना, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने खर्च करा है वो एक्स्ट्रा पैसा मुझे अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा। तो वो किस में दिखाऊंगा मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है ना, 1,02,000 का खर्चा करा है, 79,000 तो पड़े थे मेरे पास जिसने दिए थे, बाकी का पैसा मैंने अपनी पॉकेट से लगाया है। तो जो पैसा मैं अपनी पॉकेट से लगाऊंगा वो किस में दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अगर खर्चा डोनेशन से कम है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बैलेंस शीट में ही प्लस माइनस कर लोगे आप। लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है ना डोनेशन से, वो पैसा किस में दिखाएंगे फिर हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।